हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग, संध्या काल, नमस्ते। आज से सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2024 के जितने भी सेट में आए हुए अभी तक के 2024 के सातों सेट, इस तरीके से 2023 के सातों सेट, 2022 के सातों सेट, धीरे धीरे करके हम लोग पूरे सेट के बहुविकल्पी केवल यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक, यहाँ पर कौन से क्वेश्चंस पढ़ेंगे? केवल बहुविकल्पी। ठीक, 20 नंबर जैसा कि जानते हो आप लोग। तो सारे सेट के हम हल करवाएंगे। किसी दिन एक होगा, किसी दिन दो होंगे, तीन होंगे, कुल मिला के आपके 10 दिन में हम काफ़ी करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो हम लोग त्रिघात बहुपद जानते हैं ना, ऐसी बहुपद या ऐसा बहुपद यानी जिसमें जैसे हमने लिख दिया x³ + 5x² + 2x + 5, तो ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? त्रिघात बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? अधिकतम घात कितनी हो? 3। ठीक, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, तो त्रिघात में अधिक से अधिक कितने होंगे? तो यहाँ पर त्रिघात की जो घात होती है वो अधिक से अधिक या तो 3 के बराबर होगी या तो 3 से कम होगी। ठीक, आपसे जैसे त्रिघात बहुपद है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर इसके इनटू में 0 आ गया तो हल हो 0 गायब हो जाएगा। हालांकि त्रिघात बहुपद तभी कहलाएगा जिसकी घात 2 हो, लेकिन माना जा सकता है किसी में अगर कह दे कम से कम कितनी होगी या कुछ हो, तो इस तरीके से आप कह सकते हो अधिकतम घात कितनी होती है? 3। ठीक, अधिकतम घात कितनी होती है? 3, और उससे कम तो कुछ भी हो सकती है। तो कुल मिला के त्रिघात बहुपद है तो उसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 3। द्विघात बहुपद की कितनी होगी? 2। यानी जितने घात का बहुपद होता है अधिकतम अगर उसमें घात पूछी जाती है तो कितनी बताओगे आप लोग? जितने घात बहुपद है, जैसे 3 घात का है तो 3 घात बताओगे, 2 घात का है तो 2 बताओगे। अर्थात यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? जो आंसर बी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगले में क्या है, संख्या 140 के गुणनखंड करना है। ठीक, 140 के गुणनखंड करके बताना है आपको अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ऐसे गुणनखंड जैसे यहाँ पर इसे 7 लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है, तो ये अभाज्य है ना। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे और किसी न कटे, तो ये ऐसे अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। अब अगर हम 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यानी कि जैसे हम इसको 2 से काट रहे हैं, मान लो सबसे अभाज्य गुणनखंड छोटा यहाँ पर 2 ही होता है, एक अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती, तो सबसे छोटा अभाज्य अगर कहीं पूछ बैठे तो क्या बताओगे? तो आप बताओगे यहाँ पर 2। तो 2 से काटा जाए, 2 सते 14, 0, फिर 2 से काट लेते हैं तो 35, फिर 5 से काट लिया जाए 7, यानी यहाँ पर 2 की पावर 2 रही और एक रहा 5, एक रहा 7। तो 2 की पावर 2 इसमें कौन सा है? एक 5 मिल जाए, एक 7 मिल जाए, तो यही रहा है आपका। इस तरीके से इसका अभाज्य गुणनखंड ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले में क्या है, भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध बताओ। यानी जब हम किसी को भाग करते हैं, ठीक, जैसे मान लो अभी हम यहाँ पर 21 को भाग कर रहे हैं 2 से, मान लो भाग कर रहे हैं। ठीक, तो 2 से अगर भाग करेंगे तो पहले क्या करेंगे? 2 एकम 2। ठीक, यहाँ कितना बचेगा? कुछ नहीं। अब एक हमने उतार लिया। ठीक, एक नोट कर लिया। अब भाग का नियम क्या होता है, अगर हम एक बार उतार चुके होंगे, ठीक, एक बार यहाँ पर संख्या उतार चुके होंगे तो यहाँ पर पॉइंट जेल लगाएंगे तो तुरंत डबल काम हो जाएंगे। यानी इस अब क्या करेंगे, हम 0 यहाँ पर लगाएंगे तब पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पर अगर पूरा ले जाना है तो 2 से अगर ले जाना है तो 2 पंचे ले जाएंगे, तब ये 0 बढ़ाएंगे तो पूरा कट जाएगा। अब अगर सपोज दैट हमको नहीं भी ले जाना है, एक ही रखना है, तब भी वहाँ पर ये नहीं कि वो 1 पड़ा रहेगा, 10 रहेगा। यानी यहाँ पर आप क्या बनाओगे? 10 सही 1/2। ठीक, 10 दूना 20 और 1 21। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसको ऐड करना होता है, तो 10 दूना 20 और 1 21/2। अब यहाँ पर ऐसा क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर कहलाता है आपका भाजक, ये कहलाता है भाज्य। ठीक, ये कहलाएगा आपका भाज्य, और ये क्या होता है? भाजक। और ये क्या होगा आपका? भागफल। सभी लोग जानते हो, बस बता रहे हैं।
ये भागफल और ये क्या है आपका शेषफल। ठीक, तो इनमें सब में क्या संबंध होगा, तो यानी कि अगर हम 21 को इधर लिख लें जिसे हम कहते हैं भाज्य, और फिर क्या करें 2 × 10 + 1, ठीक, तो 10 दूना 20 और 1 21 हो जाएगा, अर्थात ये रहा भाज्य। तो भाज्य तो सबसे पहले रहेगा, तो भाज्य किसमें पहले लिखा हुआ है, भाज्य इसमें पहले लिखा हुआ है और इसमें पहले लिखा हुआ है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा है, एक लिखा है आपका भाज्य, वो सॉरी जिससे आपने भाग किया है, क्या भाग, तो आपका ये भाजक लिखा हुआ है, और ये आया आपका भागफल। तो भागफल और भाजक दो होने चाहिए, तो भागफल और भाजक कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर। इस तरीके से हमारा ये सी वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है, रैखिक समीकरण इतना और इतने के युग्म का हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा कि 2 हल होंगे कि अनेक हल होंगे। तो वैसे हम लोग जानते हैं, अगर इसकी यानी कि ग्राफिकल मेथड से देखा जाए, यानी ग्राफ अगर बनाएं, तो ग्राफ में क्या होता है, अगर कोई रेखाएं, जैसे ये एक्स अक्ष रहा, ये वाई अक्ष रहा, अगर कोई रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं, ठीक, एक दूसरे के अगर ऊपर जा रही हैं तो वो कहलाता है समपाती। ठीक, एक दूसरे के अगर ऊपर जा रही हैं तो क्या कहलाएगा, समपाती। यहीं पर अगर जो है, मान लो ये एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, यहीं पर ऐसी कोई रेखाएं हैं जो दूर दूर जा रही हैं, यानी एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ये कभी क्रॉस नहीं कराएंगी, तो ये कहलाती हैं आपकी कोई हल नहीं, यानी इसका कोई हल ही नहीं, कोई हल नहीं। ठीक, और अगर कोई रेखाएं आपकी ऐसी हैं कि एक कोई रेखा ये जा रही है, कोई रेखा ये रही, तो कोई एक पॉइंट पा गए जहाँ पर कट कर रही हैं, तो इनको हम कहते हैं अद्वितीय हल। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल के लिए रेखाएं एक दूसरे पर कट होनी चाहिए। तो ये तो आप ग्राफ मेथड बनाओगे तभी सीख सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमको ग्राफ नहीं बनाना है, यहाँ पर हमें सिर्फ जानना है हल। तो हल जानने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ये पहला वाला तरीका है, तो इसमें क्या है, हमारे पास अगर a1 a2, यहाँ पर हम लोग पहले जानते हैं कि अगर अनेक हल के लिए है तो ये चीज़ें क्या है, बराबर होनी चाहिए, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2। और अद्वितीय हल के लिए ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, और कोई हल के लिए नहीं ये होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका समपाती होता है। ठीक, इस कंडीशन में समपाती होता है, और इसमें जो अद्वितीय हल होता है वो आपका अद्वितीय हल के लिए क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस करेंगे, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक, और कोई हल नहीं के लिए, यहाँ पर जैसे आपका कह रहा है कोई हल नहीं, तो इसमें क्या है, यानी समांतर रेखाएं होंगी। तो अगर ऐसे पूछ रहा है रेखाएं की स्थिति बताइए कि रेखाएं कैसी होंगी, तो अगर ये चीज़ आ रही है तो रेखाएं समांतर होंगी, ये चीज़ आ रही है तो प्रतिच्छेदी होंगी, और ये चीज़ आ रही है तो आप क्या कह दोगे, समपाती होंगी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कैसी रेखाएं होंगी, तो यहाँ पर ये आपका यहाँ वाला जो मान होता है, एक्स का गुणांक जो होता है वो a1 होता है, यहाँ पर ये b1 होता है, ये आपका c1 होता है। ऐसे ये वाला जो गुणांक है वो आपका a2 हो जाएगा, ये वाला आपका b2 हो जाएगा, ये वाला आपका c2 हो जाएगा। अब इनमें रिलेशन देखते हैं कि क्या है। तो जैसे इसी में अगर हम मान रख लेते हैं अपना कि a1/a2, ठीक, लिखते अच्छा इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि थोड़ा चित्र दिखा रहे हैं, इसलिए सामने थोड़ा सीधा रखना पड़ता है। ठीक, कह रहे थे सभी लोगों की मांग थी तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो a1/a2 यानी कि a1 का मान 1 है और a2 का मान क्या है, -3 है। तो ये मान हमने निकाल लिया a1/a2। अगर हम यहाँ पर निकालने लगे b1/b2, तो b1/b2 यानी b1 का मान 2 है, b2 का मान -6 है, तो ये भी आपका निकलेगा 1/3 काट करके
इस तरीके से अगर हम C1/C2 का मान निकालें तो C1/C2 यानी C1 हमारे पास कितना है 5 है और C2 कितना है 1 है, तो यहाँ पर क्या निकला 5। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये मान और ये मान तो बराबर आ गए, यानी दो बराबर हैं तीसरा बराबर नहीं। तो जब दो बराबर हो तीसरा बराबर नहीं होता है तो कौन सा होता है हल? कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा हल होना चाहिए आपका? तो यहाँ पर देख रहे हैं हम इसमें से कौन सा हल होगा हमारा? कोई नहीं। ठीक, मतलब कोई नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई दिया नहीं, इसलिए आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले में क्या है? समांतर श्रेणी का सार्वंतर बताना। तो सार्वंतर यानी D बराबर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद हमारे पास क्या दिया हुआ है? तो दूसरा पद हमारे पास दिया हुआ है -1, माइनस पहला पद क्या दिया हुआ है? -5। तो ये रहा -1, माइनस माइनस प्लस हुआ, अर्थात कितना आ गया? 4। तो यहाँ पर सार्वंतर कितना रहेगा आपका? 4 रहेगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? द्विघात समीकरण इतने का विभक्तर आपको ज्ञात करना है। तो विभक्तर का सूत्र क्या होता है? तो विभक्तर बराबर होता है D, क्या होता है? B² - 4AC। तो ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? तो B² - 4AC कहाँ पर लिखा हुआ है? C वाला लिखा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता नहीं है आपको, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको मान लो x1 मान लोगे, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो D बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मान रखेंगे तो x1 का आपका कितना दिया है? 2 और x2 कितना दिया है आपका? 4। इस तरीके से y1 आपका दिया है 3, y2 आपका दिया है 1। तो यहाँ पर क्या है? 4 से 2 घटाओगे, क्या रहा? -2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर। ठीक, 2 का स्क्वायर आपका हो गया 4, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो कितना हो जाएगा मिल के 8। 8 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा। इस तरीके से इसका मान 2 जोड़े बन गए तो 2 बाहर आ जाएगा और 1 2 अंदर रहेगा, तो 2√2 आया। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? 2√2 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगले में क्या है? यहाँ पर 8वें में द्विघात समीकरण इतने में मूल बराबर हैं तो m का मान बताओ। तो जब भी मूल बराबर होते हैं तो उस कंडीशन में विभक्तर का मान 0 के बराबर होता है, अर्थात B² - 4AC बराबर होता है 0। अब यहाँ पर जो है आपका B² - 4AC बराबर 0 रहा, तो B का मतलब हमने बताया था आपको, ये वाला A होता है, ये वाला B होता है, ये वाला आपका C होता है। तो B यानी x का गुणांक, B यानी कि x का गुणांक, अर्थात -12 का स्क्वायर -4, A के स्थान पर 3 लिख लोगे और C के स्थान पर m लिख लोगे बराबर 0। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो गया आपका 144 और 4 3 12m बराबर 0। यहाँ पर क्या रहा? 144 बराबर 12m, और चूँकि यहाँ पर हम देखते हैं ये 12 जो होता है m के गुणे में है, तो गुणे वाली चीज़ कहाँ जाएगी? बटे में जाएगी। तो अर्थात m बराबर 144/12। तो यहाँ कट के कितना आएगा? 12, अर्थात कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 12। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? 2a। समबाहु त्रिभुज हम लोग जानते हैं, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ठीक, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर, जैसे A B C, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, यानी भुजाएं कितनी हैं? सभी 2a 2a। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बताना है। तो शीर्ष लंब यानी कि ये लंब डाला जाए। ठीक, ये शीर्ष लंब इसका हो गया, ऐसे सारे शीर्ष लंब हो जाएंगे, मतलब ये लंब हो जाएगा आपका। ठीक, ऐसे ये लंब हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज में लंब हों चाहे माध्यिकाएं हों, ये सब एक दूसरे को एक ही बिंदु पर लंबवत ही काटती हैं। ठीक,
इसमें क्या होता है, जैसे सभी भुजाएं जब 12 2a 2a हैं, सभी भुजाएं 2a 2a हैं, तो जब भी समबाहु त्रिभुज में लंब डाला जाता है, जैसे ये आपका AD लंब है, ठीक, ये AD लंब है, तो AD लंब इसको क्या करेगा, 2 बराबर भुजाओं में बांटेगा, अर्थात ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। ठीक, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज यानी कि इसका शीर्ष लंब अर्थात AD का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर हम त्रिभुज ABD में त्रिकोणमितीय सूत्र का पालन करें, ठीक, किसका पालन करें, त्रिकोणमितीय सूत्र का पालन करें, तो अगर हम त्रिकोणमितीय सूत्र का पालन करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan 60, क्योंकि यहाँ पर हमें करना क्या है, तो यहाँ पर हमें आधार पता है, ठीक, ये हुआ आधार इस त्रिभुज का और ये हुआ लंब, तो हमें लंब और आधार में संबंध जानना है, इसलिए tan लगाया है। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि AD बटा BD। ये tan 60 का मान कितना हुआ, √3 हुआ, AD ही पड़ा रहेगा, और BD के स्थान पर आप कितना लिख सकते हो, A, क्योंकि हमने बताया ना BC का AD क्या है, D बिंदु, मध्य बिंदु है, इसलिए पूरा 2A था तो A हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर AD बराबर आ जाएगा √3A। ठीक, तो इस तरीके से इसका विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, C वाला। अब आगे तो इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो चूंकि विकल्प है तो विकल्प के आधार पर हमको हल करना है। तो सबसे पहले अगर अंतराल दिए तो इनका मध्य बिंदु निकाला जाता है, तो 3 और 1 इनका जोड़ करके आधा करना होता है, तो 3 और 1 जोड़ोगे 4, 4 का आधा कितना होगा, 2, 2 यहाँ पर लिख दीजिए। 5 3 8, 8 का आधा कितना होगा, 4 लिख लीजिए। ऐसे 7 5 12, 12 का आधा कितना होगा, 6, कितने कितने का डिफरेंस, 2 2 का, तो 2 4 6 8, और अगला कितना रहा आपका 10। अब अगला कॉलम बनाते हो जिसे हम क्या कहते हैं, fx। तो fx में क्या करना होता है, हमें जो हमने मध्यमान निकाला है, ये मध्यमान जो निकाला है, इसकी क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई। ठीक, इसकी क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 2, जैसे इसकी किया मल्टीप्लाई, ठीक, 2 3 6 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, और ये 8 दूना 16 हो गया, और ये 10 3 30 हो गया। अब इनको हम सब लोग जोड़ लेते हैं, तो इन सभी को अगर हम जोड़ लेंगे तो इनका जोड़ कितना जाएगा, 84। फिर उसके बाद समांतर माध्य का सूत्र होता है, क्या होता है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा fx यानी कि हमने लिखे है, लाए हैं हम लोग, कितना लाए हैं, 84। फिर सिग्मा f, तो सिग्मा f का मतलब क्या होता है, ये बारंबारता का जोड़, तो 3 2 5, 5 4 9, 2 11, और 11 3 कितना हो गया, 14। 14 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6, तो 4 6 84 होता है, अर्थात किसका कौन सा आंसर सही होगा, डी वाला। आगे चलते हैं हम लोग, साइन 27 और क्या लिखा हुआ है आपका, कास 63 डिग्री। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, ये ऐसे हैं कि जिनमें इनका जोड़, जैसे ये ऊपर का और नीचे का, इनका जोड़ अगर 90 है तो उनको 90 के हिसाब से तोड़ लिया जाता है, चाहे जिसको तोड़ो। जैसे इसमें हम ऊपर वाला अगर वही पड़ा रखें जितना दिया हुआ है, और नीचे वाला तोड़ लेते हैं, तो 63, कितना लिखा हुआ है, 63, 63 को 90 के हिसाब से तोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 माइनस 27। ऊपर तो वही रहना है, इसमें हमें कुछ करने नहीं है। और नीचे कितना दिया हुआ है, कास 90 माइनस थीटा। तो हम लोग जानते हैं 4 चतुर्थांश होते हैं ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें क्या होता है, इसमें सभी प्लस के होते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 90 तक जाएगा, और ये 90 से कहाँ तक जाएगा, 180 तक जाएगा, और ये 180 से आपका कहाँ तक जाता है, 270 तक जाता है, और ये 270 से पुनः 180। इस तरीके से ये सर्किल आपका जो है ऐसे ही चलता रहता है, इसमें कोई बट नहीं है ना, ऐसे चलता रहता है। अब इसमें सभी प्लस होते हैं, जो सेकंड वाला होता है इसमें आपका साइन और कोसेक प्लस के होते हैं। इस
तो थर्ड वाले में टेन और कॉट प्लस के होंगे, ये सब प्लस के होंगे, जो लिखे हैं वो प्लस के, जो नहीं लिखे हैं वो माइनस के। जैसे चौथा वाला है इसमें कास और सेक प्लस के होंगे। तो हमारे पास ये 90 माइनस दिया है, तो 90 माइनस यानी 90 से हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो किसी चीज़ को 90 से कम करेंगे तो क्लॉकवाइज रहेगा, और अगर बढ़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, यानी घड़ी की उल्टा दिशा में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 90 माइनस, तो 90 माइनस का मतलब क्या हो गया कि 90 से कम करेंगे तो इधर आएंगे, तो यानी कि फर्स्ट में रहे। फर्स्ट में सभी प्लस के होते हैं, यानी यहाँ पर आपका जो कास हो जाएगा वो प्लस का रहेगा। और 90 में बदल भी जाते हैं, ठीक, 90 में मान बदलते भी हैं। तो कास साइन में बदलता है, साइन कास में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है, कोसेक सेक में बदलता है। कौन किस में बदलते हैं, जैसे आपने को बताया गया है, साइन जो है 90 में बदलेंगे, 90 डिग्री वाले, 90 डिग्री है या 270 में चेंज होते हैं, और किसी में नहीं बदलते हैं। यानी जिस पर एक्स अक्ष हो वाई अक्ष पर बदलते हैं। तो ये 90 डिग्री और 270 डिग्री ये सब क्या हो, या वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर बदल जाते हैं। एक्स अक्ष वाला हो, जैसे आपके पास 180 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, ये 360 था यहाँ पर, तो 360 डिग्री हो, 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो इनमें आपके मान नहीं बदलते, यानी एक्स अक्ष पर नहीं बदलते। तो कैसे बदलेंगे, साइन का जो है, साइन का किस में जाएगा, साइन का जाएगा कास में, और टेन का किस में जाता है, टेन बदलता है कॉट में, और कॉट बदलेगा टेन में। इस तरीके से सेक बदलेगा कोसेक में, और कोसेक बदलेगा सेक में। तो यहाँ पर कास है, इसलिए कास किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। तो साइन यहाँ पर 27, यानी साइन कास 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, थीटा नोट करना होता है। ये दोनों सेम है इसलिए कट जाएंगे, अर्थात कितना आ जाएगा 1, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा सही होगा, 1। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कास ए बराबर √3/2, तो साइन 2a का मान कितना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कास ए बराबर जो √3/2 लिखा हुआ है, √3/2 कास के कितने का मान होता है, 30 का मान होता है। इसमें कास कास कट कर दो, अगर यहाँ पर काट रहे हैं, काटे जाते नहीं हैं, ठीक, समझा जाता है। तो यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब आपको मान ज्ञात करना है साइन 2a का, यानी कि साइन 2a के स्थान पर आप लिख लोगे 30, तो यहाँ पर मान कितना आ जाएगा, साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, अर्थात साइन कास 30 और साइन 30 का मान बराबर होता है। अगला चलते हैं। अगले में क्या लिखा हुआ है, ऊपर 1 + tan² लिखा है, नीचे 1 + cot² लिखा है। तो 1 + tan² आपका सूत्र जो होता है वो होता है sec², ठीक। 1 प्लस जो tan² होता है वो किसके बराबर होगा, sec² के बराबर होगा, जबकि 1 + cot² जो है किसके बराबर होता है, cosec² के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो sec² है, sec² को तोड़ लेते हैं 1/cos² में, और cosec² को तोड़ लेते हैं 1/sin² में। तो इस तरीके से आगे जब हल करेंगे तो ये साइन आपका ऊपर चला जाएगा और कास आपका नीचे आएगा, यानी यहाँ पर बन जाएगा sin² बटे cos², जो कि क्या हो जाएगा आपका tan², ठीक। तो कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया है आपका sin 2a बराबर 2 sin a, a का मान कितना होना चाहिए। तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर a के स्थान पर, दोनों में a के स्थान पर पहले 0 रख के देख लो, फिर 30 रख के देख लो, फिर 45 रख के देख लो, 60 रख के देख लो, जो बराबर आ रहा है तो वो वाला मान आपका इसमें हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर जो है दूसरे मेथड से जानना है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है sin 2a बराबर 2 sin a, तैयार करने ही, अभी नहीं तैयार करोगे आगे तैयार करोगे। तो जो sin 2a लिखा है, sin 2a का जो सूत्र होता है वो होता है 2 sin a इंटू cos a, यहाँ पर भी 2 sin a आपका लिखे हुआ है। यहाँ पर आपका ये sin a जाएगा कट, क्या बचा 2 cos a बराबर 2,
अब आपका इसमें 2 भी कट जाएगा तो क्या रहेगा, काश ए बराबर 1। अब हमको जानना है कि काश के कितने का मान आपका 1 होता है। तो काश कितने का मान 1 होता है, काश 0 का मान 1 होता है, अर्थात यहाँ पर जो ए का मान रहेगा वो क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। ठीक, आगे क्या है हमारे पास, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। चतुर्थांश का मतलब होता है अगर हम कोई वृत्त बनाते हैं तो एक पार्ट, वृत्त का एक पार्ट जो होता है वो चतुर्थांश कहलाता है, चौथा भाग। ठीक, वृत्त का जो है चौथा भाग चतुर्थांश कहलाता है। तो यहाँ पर कोण कितना बनाएगा, वो 90 डिग्री बनाएगा। ठीक, ये जो कोण बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। तो या तो हम वृत्त के क्षेत्रफल को 4 से भाग कर लें, या हम जो है 90 डिग्री कोण के हिसाब से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त, यानी यहाँ पर वृत्त की परिधि दी हुई है। ठीक, तो वृत्त की परिधि कितनी दी है, 22 सेंटीमीटर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी हमको पहले त्रिज्या पता होना चाहिए। ठीक, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr बराबर 22। यहाँ पर क्या है, आप मान रखोगे 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 22। यहाँ पर r बराबर 22 गुणे, ये आपका जो 7 है वो बटे में है, इसलिए कहाँ जाएगा, गुणे में जाएगा। बटे, जो चीज़ें गुणे वाली होती हैं वो बटे में जाती हैं, जैसे 2 रहा और ये आपका 22 रहा, तो 22 गया कट, तो r का मान कितना रहा, 7/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमको क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो क्षेत्रफल का मान अगर ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², लेकिन चतुर्थांश है इसलिए इसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, ये ध्यान रखना परीक्षा में। तो यहाँ पर पाई का मान हो गया 22/7, क्योंकि पाई के पदों में अगर आंसर आ रहा होता तो ऐसे पढ़ रखते, लेकिन मान रखना ही पड़ेगा। और बटे तो आपका 4 लिखा हुआ है, पहले लिख लीजिए। फिर आपका जो r का मान है, ठीक, वो r का मान यहाँ पर कितना है, 7/2। ठीक, r का मान आपका कितना है, 7/2। तो r का मान 7/2 रख लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा 22/7 गुणा 1/4 गुणा 7 का स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर काटा जाए तो 7 से काटा तो 7 हो गया, 2 से काटा 2 दूना 4, 1 बस, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो यहाँ पर 11 सती आपका 77 बटा कितना हो गया, 4 दूना 8। क्या 77/8 कहीं पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो बस वही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कैप्सूल का संयोजन कैसा होता है। कैप्सूल आप सबने देखा है, कैप्सूल में क्या होता है, बीच का भाग जो है बेलनाकार होता है। ठीक, बीच का जो भाग होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है, और आसपास का जो पार्ट होता है वो अर्धगोलाकार होता है। ठीक, आसपास का जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, अर्धगोलाकार होता है, यानी इस तरीके से आपका कैप्सूल होता है। तो क्या बताओगे, एक बेलन और 2 अर्धगोला, अर्थात बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर आपसे आइसक्रीम का आकार पूछ बैठे तो आइसक्रीम में क्या होता है, आइसक्रीम में आपका नीचे कोन होता है और ऊपर क्या होता है, अर्धगोला होता है। तो एक कोन हो जाएगा, एक अर्धगोला हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, एक बेलन और 2 अर्धगोला थे। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि कुछ आंकड़े समांतर माध्य बहुलक दिया हुआ है तो उनका माध्य कितना होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जैसे बहुलक बराबर ये सूत्र होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। तो यहाँ पर बहुलक दिया है तो बहुलक जगह पर हमने 35 लिख लिया, समांतर माध्य की जगह पर 32 लिख लिया। अब यहाँ पर ये 32 दूना 64 हो गया, इधर आएगा तो हो जाएगा आपका प्लस का। ठीक, 32 दूना 64 इधर प्लस का हुआ। यहाँ पर क्या है, 3 गुणे माध्यिका। आपको माध्यिका का मान ज्ञात करना, माध्यिका या माध्यक बात एक ही होती है। अब इनको जोड़ लो तो आपके पास ये जो है 5 4 कितना हुआ, 9 हुआ, और 6 3 कितना हुआ, 9 हुआ, बराबर 3 गुणे आपका क्या हुआ यहाँ पर माध्यिका।
और 3 यहाँ पर फिर हमने बताया गुणे में है तो 3 बटे में आएगा, तो 99/3 बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका। तो 3 से अगर इसको काटोगे तो कितना आएगा, माध्यिका बराबर 33। ठीक, माध्यिका बराबर कितना आ जाएगा, 33। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला होगा। निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग इसमें कौन सा होगा, तो जैसे जो आंकड़ा इसमें बारंबारता का बड़ा हो, 8 है, 7 है, 18 है, 19 है, ठीक है, तो ये बड़ा है। कभी कभी बड़े 2 हो जाते हैं तो उसका तरीका अलग होता है, वो जब जिस सेट में आएगा तो बताएंगे, नहीं आएगा तभी एक्स्ट्रा बता दिया जाएगा कि जब 2 बराबर बड़े हों तो कौन सा बहुलक वर्ग रहेगा। यहाँ पर तो हमको पता ही है कि बहुलक वर्ग कौन सा है, यानी कि जो जिसकी बारंबारता अधिक हो। तो यहाँ पर बारंबारता अधिक हमारे पास कितनी, 19 की, तो इसलिए क्या रहेगा, 15 से 20 वाला रहेगा। अब अगला देखते हैं। अगले में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 2 500 को एक साथ, ठीक, 2 500 को एक साथ उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योगफल कितना है, 10 होने की प्रायिकता। अगर हम लोग जानते हैं 2 500 को जब उछालेंगे तो टोटल परिणाम जो प्राप्त होते हैं, जिनको हम NS बोलते हैं, वो कितने प्राप्त होंगे, 36। 36 कौन कौन से प्राप्त होते हैं तो लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कौन कौन से, जैसे पहले पासे पर अगर 1 आया होगा तो दूसरे पासे पर भी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ठीक है, लिखे देते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि कुल परिणाम अगर 2 पासे एक साथ फेंके जाएंगे तो कुल परिणाम कितने प्राप्त होंगे, 36। यानी टोटल यहाँ पर जो NS रहेगा वो क्या रहेगा, 36। अब इसमें पूछ ही रहा है कि प्राप्त संख्याओं का योग कितना हो, 10 हो। ठीक, योग कितना पूछ रहा है, 10। तो 10 का योग करने के लिए कौन कौन संख्याएं होनी चाहिए, तो 10 का योग करने के लिए जैसे कि अब एक हम देख रहे हैं, मान लो यहाँ पर 5,5 योग 10 होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों पर या तो 5,5 आया हो या 6,4 आया हो, ठीक, या 4,6 आया हो। ठीक, योग आपको कितना बनाना है, 10। ठीक, तो 4,6 आया हो या 5,5 आया हो या 6,4 आया हो, क्या और कोई 10 बन सकते हैं, नहीं बन सकते। तो ये हो जाएंगे घटनाएं, कितनी हुई, 3। तो यहाँ पर आपसे पूछता क्या है, प्रायिकता। प्रायिकता बराबर होता है घटना यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम अर्थात NS, यानी यहाँ पर कितना रहेगा आपका, 3/36। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/12, अर्थात कौन सा सही हो जाएगा, A नंबर सही। अगला चलते हैं। क्या है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अगर हम एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो यहाँ पर ये 6 कंडीशन प्राप्त हो गई। तो प्रायिकता अगर हमको ज्ञात करना है तो टोटल कितनी कंडीशन हो गई, 6। अब इसमें पूछ क्या रहा है, सम संख्या प्राप्त होना। क्या है, सम। तो सम या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। तो यहाँ पर गिनती कितनी है सम संख्या की, 3 है। तो अर्थात 3/6 अर्थात कितना रहेगा, 1/2, अर्थात C वाला सही रहेगा। तो आज के लिए इतने ही रहेंगे। प्रतिदिन आपको 2 सेट मिलेंगे। ठीक, प्रतिदिन कितने मिलेंगे, 2। आज पहला मिला है, कल से आपको 2 सेट मिलेंगे। धन्यवाद।